हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं आईसीसी क्लास 10 केमिस्ट्री के अपने चैप्टर 10 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स नाइट्रिक एसिड। सो मैंने दो कंपाउंड करवा दिए हैं, HCl और अमोनिया, और अभी तीसरा कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड और इसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ वही है। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम जान लेते हैं कि HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। उसका मोलिकुलर रिलेटिव मोलिकुलर मास ये होता है 63 और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन शो करता है वैलेंसी ऑफ 5। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऑकरेंस। तो ऑकरेंस ये है कि NH जो आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑटोमेटिकली फॉर्म करता है नेचर में, ठीक है, ऑटोमेटिकली फॉर्म इन नेचर, ठीक है। तो वो कैसे फॉर्म करता है अब देखते हैं। जब बादल जब गरजता है, ठीक है, जब लाइटनिंग होती है तब उसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन रहता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और क्या बना लेता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। क्योंकि जब लाइटनिंग होती है ना तो बहुत हैवी डिस्चार्ज होता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है आपके बादल में, इसीलिए कहा जाता है कि एसिड रेन हो रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है वहीं से। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बना लेता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फिर फर्दर डाइऑक्साइड होके वो फिर एक बार हाइड्रोजन के साथ आपका ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्ट करके बना लेता है 2NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर फर्दर डाइऑक्साइड करा के वाटर के साथ, क्योंकि बारिश तो होगी, ठीक है, मॉइस्चराइज तो हो गई, फिर उसके साथ रिएक्ट करके वो बना लेता है HNO3 और फाइनली हमें नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। तो ये कुछ 3 इक्वेशंस रहेंगे इसके। पहले नाइट्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के रिएक्ट करके हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, फाइनली नाइट्रिक एसिड प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए लोग कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, इसीलिए साइंस कहता है कि एसिड रेन होता है, तो वो हमारी वजह से नहीं होता, वो नेचुरली ऑकर करता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो वही इसीलिए कहा जाता है कि बारिश में ज़्यादा नहीं भीगना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि हमारे जो ज़मीन पर जाता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, पर हमारा जो स्किन है वो इस पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि बारिश से पानी से ज़्यादा नहीं भीगना चाहिए, यही रीज़न है। तो ये था ऑकरेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ HNO3। सो लैब प्रिपरेशन में सबसे पहले तो कुछ इस तरीके का एक सेटअप लगेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस ब्राउन फ्यूम्स को हटा दो, इस सब को हटा देता है, ठीक है। इतना कुछ एक सेटअप है, ये आपको लगेगा। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप बुक में भी देख लेना, पर ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो बुक से थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ही देखकर समझते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम लगेगा और हम रिएक्टेंट्स में यूज़ करेंगे KNO3 और NaNO3, ठीक है। या तो हम KNO3 यूज़ करेंगे, ठीक है, या तो हम अपना पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ करेंगे, या फिर हम यूज़ करेंगे सोडियम नाइट्रेट। तो दोनों यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने KNO3 और NaNO3, ठीक है। और हम उसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, हम रिएक्ट करवाएंगे उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। मतलब ये दोनों में से कोई सा भी एक लेंगे, हम इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, H2SO4 के साथ, और इसको हीट करेंगे। हीट कितना करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस से वो कम होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो फिर जो ग्लास है वो ब्रेक करना शुरू कर जाएगी, ठीक है। हीट करने पर हमें आपका कोई सा भी एक ले लो, आप KNO3 ले लो या NaNO3 ले लो। अगर हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ तो हमारा KNO3 के अलग ब्रेक करेगा, NO3 इस तरफ ब्रेक करेगा, और H2SO4 ब्रेक करेगा हमारा H+ में आयंस में, और HSO4 में ब्रेक करेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, KHSO4 मिल जाएगा यहाँ, और यहाँ मिल जाएगा NO3 यहाँ बचा, और यहाँ बचा H+, तो HNO3, तो हमें फाइनली नाइट्रिक एसिड मिल गया, ठीक है।
अब KNO3 को हम रिएक्ट करवाएंगे अगर H2SO4 के साथ, या फिर NaNO3 को रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ। अच्छा, उसका भी देख लेते हैं। सेम H2SO4 के साथ 200 डिग्री सेल्सियस के कम से हमने रिएक्ट करवाया, हमें क्या मिला, NaHSO4 और HNO3, मतलब दोनों ही केस में हमें नाइट्रिक एसिड मिल रहा है, मतलब हमारा काम हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर हम दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो उससे हमें जो नाइट्रिक एसिड है वो तो फॉर्म होगा ही, साथ ही साथ एक ब्राउन फ्यूम्स भी फॉर्म होगा। वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी रहेगी, वो ब्राउन फ्यूम्स रहेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वो ब्राउन फ्यूम्स रहेगा। तो उसको हम लोग नज़रअंदाज करेंगे, और जो हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो चला जाएगा दूसरे वाले बीकर में, और यहाँ पर कंडेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम वाटर की मदद से उसको ठंडा करेंगे, कंडेंस्ड करेंगे, और फिर हमें प्योर मिल जाएगा हमारा HNO3 मतलब एसिड। तो ये क्या था, ये था एक इंडस्ट्रीज में इस तरीके से नाइट्रिक एसिड को सॉरी लैब में इस तरीके से नाइट्रिक एसिड को बनाया जाता है। बाद बाकी जो नेचुरली फॉर्म होता है नाइट्रिक एसिड, वो तो आपने ऑकरेंस में देख लिया कि बादल के गरजने के टाइम, लाइटनिंग होने के टाइम, और फिर जो बारिश होती है उसके साथ रिएक्ट करके HNO3 फाइनली फॉर्म करता है। 3 रिएक्शंस इसके बनते हैं, तीनों अच्छे से याद होने चाहिए। तीनों रिएक्शंस अगर याद हो जाओगे तो आप डायरेक्ट लंबा लंबा आप कुछ भी बनाकर आंसर लिख सकते हो। लैब प्रिपरेशन में सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। कौन सा अपैरेटस यूज़ किया गया, कैसे यूज़ किया गया, और आपका कौन सा रिएक्टेंट्स यूज़ किए गए, फिर कौन से रिएक्टेंट्स को किसके साथ रिएक्ट किया गया, H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर कितना था वो देख लिया हमने, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद ब्रेक कैसे हुआ, ब्रेक हुआ तो हमें HNO3 मिला कि नहीं वो भी देख लिया, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म किया, तो हमने सब कुछ देख लिया, HNO3 फाइनली यहाँ पर निकल गया है। अगर बात करी जाए प्रिकॉशंस की, ठीक है, प्रिकॉशंस की बात करी जाए तो ऑल ग्लास अपैरेटस इज यूज्ड बिकॉज नाइट्रिक एसिड वेपर अटैक रबर एंड कॉर्क। रबर और कॉर्क जो होता है वो क्या होगा, गल जाएगा या फिर जल जाएगा या फिर कुछ भी खराब हो जाएगा अगर हम नाइट्रिक एसिड में रबर मटेरियल अगर यूज़ करते हैं तो। इसलिए ग्लास यूज़ किया गया है ताकि वो बर्बाद ना हो। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखा गया है क्योंकि आपका जो ग्लास है वो फिर ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रिकॉशंस ध्यान रखना हमें, हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ नहीं कर रहे हैं, H2SO4 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि HCl काफ़ी वोलेटाइल इन नेचर होता है। ऑलराइट, वही चीज़ है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर ग्लास अपैरेटस ब्रेक कर जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैन ऑल्सो ऑकर एंड वेस्टेज ऑफ फ्यूल, सही सी बात है, फ्यूल भी वेस्ट होगा काफ़ी, और ग्लास भी ब्रेक कर, अगर ग्लास ब्रेक कर गया तो सारा प्रोसेस खत्म, तो जो फ्यूल लगा वो भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप लैब प्रिपरेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऑकरेंस समझ में आ गया होगा, नेचुरली लैब प्रिपरेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में जो नाइट्रिक एसिड बनता है वो इसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑस्टवाल्ड प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। तो आपने जो पहला अगर देखा होगा, सबसे पहले जो नेचुरली कैसे ऑकर करता है, तो ये नेचुरली ऑकर करता है कुछ इस तरीके से, किस तरीके से कि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्ट करके हमें क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ फाइनली जब रेन होती है तो उसके साथ रिएक्ट करके हमें प्रोवाइड करता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसी से कुछ प्रभावित होकर जो साइंटिस्ट है ओस्टवाल्ड, उन्होंने एक प्रोसेस निकाला, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, जो अपने ही नाम से प्रोसेस है उनका, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, कि हम कैसे नाइट्रिक एसिड को फॉर्म कर सकते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। मान लो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा नाइट्रिक एसिड की ज़रूरत पड़ी तो उसको तो फॉर्म करना होगा ना। अगर हम इंतज़ार, तो फिर हम अगर लेबोरेटरी पेपर से अगर बनाते तो काफ़ी थोड़ा थोड़ा निकलेगा, काफ़ी ना के बराबर इंडस्ट्री के यूज़ में, इसीलिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। तो जो पहला जो स्टेप है वो है कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया को ऑक्सीडाइज करवाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर है नाइट्रिक एसिड के ऊपर, तो हम यहाँ पर एमोनिया को क्यों ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। हम यहाँ पर एमोनिया को इसलिए ऑक्सीडाइज करा रहे हैं क्योंकि हम नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं करा सकते, इतनी पावर, इतनी एनर्जी नहीं है हमारे पास कि हम उसको ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। लेकिन हाँ, हम अमोनिया को ऑक्सीडाइज ईजिली करवा सकते हैं। सो हम एमोनिया को वाटर के साथ, अच्छा ठीक है, अभी ना आप एक काम कर लो, इस बैलेंसिंग वाले को छोड़ देते हैं, इसको नॉर्मली लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है,
इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, पर आप अगर बुक में देखो तो इसका टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिया हुआ है। तो अगर आप 800 डिग्री सेल्सियस भी लिखते हो तो भी कोई गलत नहीं होगा, पर हाँ जैसे कि मैंने पढ़ा है तो उस हिसाब से मैं 500 डिग्री सेल्सियस प्रेफर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहो बुक को फॉलो करना चाह रहे हो तो 800 डिग्री सेल्सियस आप लिख लो, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है। और आपका ये वाटर लास्ट में फॉर्म हो जाता है। तो जो NH3 है वो N2 और H2 मतलब नाइट्रोजन और आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन में क्या करता है, ब्रेक होता है। और ये दोनों ही किससे रिएक्ट करता है, ये दोनों ही रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 500 डिग्री सेल्सियस जो उसका टेम्परेचर आसपास, या फिर अगर आप कहो अपने बुक के हिसाब से 800 डिग्री सेल्सियस, तो इस हिसाब से ये अपना हमारे NO मतलब आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड में ब्रेक करता है और वाटर में ब्रेक कर जाता है। अब बात रही बैलेंस करने की, तो बैलेंस कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप 4 लगा दो तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। NN हो गया बैलेंस, O2 1 2 2 2, तो यहाँ पर हाँ, तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है। अगर बैलेंसिंग अगर आपको नहीं आती है तो आपको रटना होगा, हाँ वही एक ऑप्शन है, आपको रटना होगा बैलेंसिंग अगर नहीं आता है तो। क्योंकि आप स्टैंडर्ड 10 में अगर आप बैलेंसिंग आकर सीखोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, फिर आप वही सीख जाओ, वही पढ़ोगे, फिर आप चैप्टर्स नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए एक काम करो, बैलेंसिंग को रट लो। हाँ पर सीखो, अगर नहीं आता है तो सीखो, और अगर नहीं बन रहा है तो बैलेंसिंग नहीं हो रहा है तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको जो पहला प्रोसेस है स्टेप 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेप 2 हमारा क्या है, स्टेप 2 है ऑक्सीडेशन ऑफ, स्टेप 2 है हमारा, तो पहला वाला तो आपको समझ में आ गया ना, स्टेप 1 कि हमने अमोनिया क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उसको ऑक्सीडाइज कर सके। हाँ पर हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अमोनिया को NH3 को ऑक्सीडाइज कर सके, तो हमने ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करवाया, तो हमें NH3 दो चीज़ में ब्रेक हो सकता है, N2 और H2 दोनों को हमने ऑक्सीजन से ब्रेक करवाया, तो हमें क्या मिला, पहले NO मिला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, और फिर मिला हमें वाटर, ठीक है। हमने बैलेंसिंग कर दिया तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। आपको इसके टेम्परेचर याद कर लेनी है, बस आपको बैलेंसिंग पे चलना है। ये इसके स्टेप है कि कैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में हम नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग होता है नाइट्रिक एसिड का लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कैसे, तो इस तरीके से पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप हम देखते हैं, थर्ड रिएक्शन है, या फिर आप स्टेप 3 उसे कह रहे हो, तो वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। तो हमें नेचुरल प्रोसेस जब हमने देखा था ऑकरेंस, तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो अब हमें फिर फर्दर किसके साथ रिएक्ट करना पड़ा था, हमें रिएक्ट करना पड़ा था मॉइस्चराइज के साथ। मॉइस्चराइज मतलब वही H2O, ठीक है। रेन डायरेक्ट वाटर के साथ नहीं करवाया था, मॉइस्चराइज के साथ करवाया था, और मॉइस्चराइज इज डायरेक्टली टू आप उसे कह सकते हो वाटर, ठीक है, H2O। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये एक मैनमेड प्रोसेस है, तो इसको फास्ट करने के लिए, जल्दी करने के लिए इसको ऑक्सीजन ज़्यादा ऐड करके प्रोसेस को फास्ट कर दिया गया है। बस ऑक्सीजन का यही काम है, प्रोसेस फास्ट कर रहा है, तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा HNO3। अब इस जो इक्वेशन है, अब उसको बैलेंस करना। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर लगाने से काम हो जाएगा ना, ऑक्सीजन वैसे रह जाएगा, और N 4 हो गया है, तो यहाँ 4N, और कुछ नहीं होने वाला, सही यही बैलेंस, ठीक है। तो डायरेक्ट 2NO2 नहीं लिखा है हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया है, पहले इसको NO2 लिखा है, उसके बाद इसको बैलेंस किया है, ठीक है। इसको अगर एक क्विक रिकैप करें तो देखते हैं। सबसे पहले हम पहला देखेंगे ऑकरेंस। यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि रेन की ताकत से, लाइटनिंग की पावर से हमने N2 को, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज रिएक्ट करवाया, तो हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमने वाटर के साथ, मतलब मॉइस्चराइज के साथ हमने रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिला, नाइट्रिक एसिड फाइनली मिल गया। तो उसी प्रोसेस को, उसी नेचुरल प्रोसेस से ऑस्टवर्ल्ड ने उसी से प्रभावित होकर इस अपनी प्रोसेस बनाया जिसका नाम है ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस, जिससे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हम ज़्यादा मात्रा में नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं।
इसमें भी 3 ही रिएक्शन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। हम यहाँ पर लाइटनिंग की पावर हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने अमोनिया को पहले ऑक्सीडाइज करवाया तो हमें क्या मिला, हमें मिला नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला, फिर हमें फर्दर डाइऑक्साइड किसके साथ करवाया, फिर ऑक्सीजन के साथ करवाया। कितने टेम्परेचर पे, 500 डिग्री सेल्सियस मेरा है, आपका होगा 800 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपके बुक में वो दिया, पर मैंने 500 यूज़ किया क्योंकि मैंने वो पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, इसको 800 कर देते हैं। चलो बात खत्म करो, कन्फ्यूज़ नहीं करना ज़्यादा। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस कर दो, फिर हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से हमें फिर मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे वाटर के साथ, मॉइस्चराइज के साथ। ठीक है, पर हम यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करेंगे, ऑक्सीजन। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये एक मैन मेड प्रोसेस है। ये नेचुरल से प्रभावित है पर नेचुरल नहीं है, ये एक मैन मेड प्रोसेस है। ये प्रभावित है नेचुरल से, सेम सारे प्रोसेस वही हो रहे हैं, बस हमारे पास ग्राइंडिंग की पावर नहीं है, इसलिए हमें अमोनिया को ऑक्सीडाइज करवाया। लास्ट में हमने ऑक्सीजन इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि हमें जो नाइट्रिक एसिड है वो काफ़ी जल्दी मिले, तो हमें डायरेक्ट क्या मिल गया, HNO3। तो मैन्युफैक्चर तक सब कुछ हो गया है ख़त्म। अब हम देखेंगे कुछ रिएक्शंस, तो बढ़ते आगे। तो रिएक्शंस देखने के पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। हमने ऑकरेंस देख ली नेचुरल में, लैब प्रिपरेशन देख लिया, इंपॉर्टेंट थे दोनों ही। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड देख लिया, तीनों इसके स्टेप्स देख लिए। ठीक है, तो रिएक्शन देखने के पहले हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बुक के हिसाब से पड़ेगा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ 8 प्रॉपर्टीज़ है। पहला है कलर। तो कलर क्या है, इट इज़ कलरलेस लिक्विड 98% कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बट द कमर्शियल नाइट्रिक एसिड 68% कॉन्सेंट्रेशन इज येलोइश ब्राउन इन कलर। तो कलर इसका येलोइश ब्राउन रहेगा। ऑर्डर रहेगा सफोकेटिंग स्मेल। ठीक है, टेस्ट एसिडिक रहेगा, सो टेस्ट तुम्हारा। फिर आपका नेचर hygroscopic and fumes in air, hence the bottle containing nitric acid should be always be stopped। तो जिस बॉटल में नाइट्रिक एसिड कंटेंट रहेगा वो हमेशा बंद रहेगा। ठीक है, डेंसिटी 1.5 ग्राम पर मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब और 98%, बट द कमर्शियल नाइट्रिक एसिड 68% हैज़ लोअर डेंसिटी 1.42 ग्राम पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, 6th पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट 86 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट -42 डिग्री सेल्सियस है। छोटा सा बॉक्स दिया, उसको भी पढ़ लेते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड 68% कॉन्सेंट्रेशन forms a constant boiling mixture at 121 degree Celsius। Aqueous solution of nitric acid constant boiling mixture फॉर्म करता है 121 डिग्री सेल्सियस पे। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। फिजिकोलॉजिकल एक्शन नॉन पॉइजनस है, कोरोसिव इन नेचर है, स्किन को इफेक्ट करता है। ठीक है, पेनफुल मतलब बहुत दर्दनाक वाली चीज़ है ये HNO3। तो आप एक बार पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना, फिजिकोलॉजिकल एक्शंस। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसी में रिएक्शंस आते हैं, ये वाले रिएक्शंस, एक्शन ऑन मेटल्स और एक्शन ऑन नॉन मेटल्स, जैसे उसके नीचे है। तो इस रिएक्शन, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम देख लेते हैं और उसके बाद हम जो भी है अगला टॉपिक उस पर बढ़ेंगे। ठीक है, अब तक सब कुछ पढ़ाया मैंने, कोई भी चीज़ स्किप नहीं हुई है, तो आई होप आपको सब कुछ अब तक समझ में आया होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी दिखाया गया है सबसे पहले, that pure nitric acid is unstable, so heat or sunlight it decomposes to give yellow solution due to the formation of nitrogen dioxide। thus 100% nitric acid is not generally used। ठीक है, स्टेबिलिटी में देखा जाए तो प्योर नाइट्रिक एसिड अनस्टेबल है टू हीट सनलाइट और सनलाइट। ठीक है, साथ ही साथ वो डिकम्पोज हो जाता है येलोइश सॉल्यूशन देने के लिए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वही 10 दिया है कि 100% नाइट्रिक एसिड इज़ नॉट जनरली यूज्ड। तो जो नाइट्रिक एसिड है पूरा यूज़ नहीं आता है। उसको एक इक्वेशन दिया हुआ है, HNO3 सनलाइट यूज़ करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन बनाता है, फिर बैलेंस करके इक्वेशन को सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रही बात छोटी सी जो कि आपसे एग्जाम में एकदम नहीं पूछने वाला है, ये लिख कर ले लो, है पोर्शन में है, सिलेबस में है, उससे कोई बात नहीं है, पर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इसके ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। एक बार पढ़ के चल जाओ, आपका काम हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वही ऐसे ही दूसरा जो पॉइंट है एसिडिक प्रॉपर्टीज़, नाइट्रिक एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, ये याद रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है, क्योंकि 10 नंबर के फालतू सा जो MCQ होता है वो भी ऐड कर दिया गया। मेरे को तो फालतू लगता है वो चीज़, MCQ बहुत फालतू।
पूरा कोविड बर्बाद करके रख दिया बोर्ड्स का पेपर पैटर्न। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी, नाइट्रिक एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मोनोबेसिक एसिड, इतना याद रखना है। फिर याद रखना है कि इट टर्न्स इनटू ब्लू लिटमस रेड, मिथाइल ऑरेंज पिंक, और फेलोफेथिलीन रिमेन्स कलरलेस। तो ब्लू लिटमस जो रहता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज आपका पिंक में चेंज हो जाता है, और फिलोफेथिलीन रिमेन्स कलरलेस, वो कलरलेस रहता है और कलरलेस ही रहता है वो, उसमें कोई चेंज नहीं आती है। एसिडिक प्रॉपर्टी का ही जो दूसरा पॉइंट है वो है रिएक्शन विद अल्कलीज। तो रिएक्शन विद अल्कलीज में क्या होता है कि कोई सा भी बेस ले लो आप, ठीक है, कोई सा भी एक बेस ले लो और उसको एक एसिड के साथ, एसिड या मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करो, सो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको वहाँ पर फॉर्म होगा सॉल्ट, ठीक है, आपको सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। तो इतना आपको याद रखना है कि अगर कोई भी रिएक्शन आपसे पूछा जाता है, अगर आपने एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ रखा है, जो आई होप 3rd चैप्टर है सबने पढ़ा होगा, तो उसमें तो पूरे बुक का सबसे ज़्यादा रिएक्शन उसमें दिया हुआ है। तो रिएक्शन से तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग का डर उर होगा, क्योंकि उस चैप्टर ने आपका सब डर ख़त्म कर दिया होगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको इसका जो हेडिंग है वो याद करके रखना है कि जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें रिएक्शन विद अल्कलीज में क्या था। तो उसमें आपको बेस को किसके साथ रिएक्ट करवाना था, एसिडिक आपका वो होना चाहिए डाइल्यूट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सॉल्ट और वाटर। तो अगर आप ये याद रखोगे तो आप कोई सा भी बेस, पोटेशियम ऑक्साइड आपका, फिर कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी आप ले लो, ठीक है, इधर से कुछ भी ले लो और आप क्या करो HNO3 के साथ रिएक्ट करवाओ। जब आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको आपका मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो ये जो बॉक्स है इसको आपको समझना होगा, और अगर समझ में ना आए तो रटना होगा, छोड़ना नहीं है इसको, कुछ भी हो जाए स्किप नहीं करना है। समझो, समझ में नहीं आ रहा है बनाना सीखो, नहीं सीख पा रहे हो रट के जाओ, पर छोड़ना नहीं है कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो रिएक्शन विद अल्कलीज भी समझ में आ गया होगा कि बेस और एसिड को आप मिलाओगे, डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करवाओगे तो आपको सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। 3rd पॉइंट इसका क्या है तो 3rd पॉइंट इसका रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तो रिएक्ट करवाने से हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मान लो आपसे एग्जाम में दे दिया CaCO3, आपको पता है कि ये कार्बोनेट है या तो बाइकार्बोनेट है, और आपको दे दिया HNO3, ठीक है, ये तो पता चल रहा है ना एसिड है, एसिड कोई सा भी दे देगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ इस चैप्टर में HNO3 ही देगा और कुछ नहीं देगा, ठीक है। आपको एक बाइकार्बोनेट कार्बोनेट दे दिया है, बोले रिएक्ट करवाओ एसिड के साथ और देखो क्या क्या फॉर्म होता है। तो अगर आपको ये वाली चीज़ अगर याद होगी, अगर हेडिंग याद होगा कि हाँ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करने की, जो एसिड जनरली क्या है हमारे पास HNO3 है, अगर उसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 3 ही चीज़ मिलेगी ना, हमें मिलेगा सॉल्ट, हमें मिलेगा वाटर और हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉल्ट का क्या होता है भाई, सॉल्ट का पहले आप सॉल्ट को मत लिखना, पहले आप लिखना वाटर को और फिर लिखना कार्बन डाइऑक्साइड को। जब दोनों लिख लोगे और जो आपके पास बचेगा वो उतार देना ना सॉल्ट में, बस हो तो गया काम। आपसे बोला कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, इसको रिएक्ट कर दो HNO3 के साथ, रिएक्ट कर दिया मैंने, हमें क्या मिला, हमने वाटर निकाल लिया, CO2 निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा Ca बचा, NO3 बचा, ठीक है, Ca बचा और NO3 बचा, और O का एक और, ठीक है, तो CH बचा और NO3 बचा, तो CaNO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, बस सॉल्व हो गया। तो अगर ये हेडिंग याद हो जाएगा ना हर चीज़ का, रिएक्शन विद अल्कलीज, फिर हमने क्या पता एसिडिक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ लिया था, इट टर्न्स, जो कलर से टर्न्स होता है वो देख लिया, आसान सी चीज़ थी। रिएक्शन विद अल्कलीज देख लिया, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट देख लिया, यहाँ आपको कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है, एसिड के साथ ही रिएक्ट होगा, चैप्टर में सिर्फ एसिड की बात हो रही है, वो भी नाइट्रिक एसिड, यार उतना आसान दे दिया गया है, तो हमें सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में इवॉल्व करेगा, ठीक है। 4th नंबर पे क्या है, एक्शन विथ मेटेलिक सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, ठीक है। अब मेटेलिक सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो ध्यान से। फिर अगर हम हेडिंग याद कर लेते हैं कि हाँ हम अगर मेटेलिक सल्फेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड कौन सा है, नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर तो दे भी रखा नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, तो मेटेलिक नाइट्रेट मिलेगा, वाटर मिलेगा और
आपका सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। तो वही सी बात, अगर ये हेडिंग याद हो गया तो मेटेलिक सल्फेट कोई सा भी दिया हुआ है और नाइट्रिक सल्फेट आप ले लो, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कराओ, पहले वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दो, फिर जो बचा वो यहाँ पर लिख दो, तो आपका मेटेलिक नाइट्रेट भी निकल जाएगा, वाटर भी निकल गया और सल्फ्यूरिक एसिड भी, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट भी, तीनों इसके जो रिएक्शन विद एल्कलीज है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, और रिएक्शन विद आपका मेटेलिक सल्फेट्स एंड बाइसल्फेट्स भी यहाँ पर हो गए होंगे, आई होप। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पर थोड़ा सा पहले दिया हुआ है कुछ लाइन, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज करते हैं नॉन मेटल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ठीक है। उसी से मिलता जुलता जो रिएक्शंस है वो हम नीचे देखेंगे, एक्शन ऑन मेटल्स और एक्शन ऑन नॉन मेटल्स। तो हम यहाँ पर इस बॉक्स पे आ जाते हैं। इस बॉक्स पे लिखा है कि नाइट्रिक एसिड जो है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है एंड द नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म एन डिकम्पोजिशन ऑक्साइड्स हाइड्रोजन टू वाटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसके रिएक्शन। तो एक्शन टू मेटल्स, तो एक्शन टू मेटल्स में सबसे पहले कार्बन को लिया गया है। एसिड कौन सा रहेगा हमारा, वही रहेगा। तो कार्बन के साथ पहले हम रिएक्ट करवाएंगे एसिड, जो हमारा HNO3 यूज़ होगा। एसिड अगर बोल रहा हूँ तो HNO3 आंख बंद करके लिख देना इस चैप्टर के लिए बस। तो हमारा क्या क्या फॉर्म होगा, सेम चीज़ है, वहीं पर वो लिखा है तो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। हमारा फॉर्म होगा ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ना ऑक्सीडाइज होगा, सही सी बात है यार। कार्बन यूज़ कर रहे हैं तो कार्बन ऑक्साइड ही आपका ऑक्सीडाइज होगा, और सल्फर यूज़ कर रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड ही ऑक्साइज होगा, ठीक है। दोनों में देख लो, आप समझ में जाओगे, अच्छे समझ जाओगे। अरे यार, हाइड्रोजन सल्फेट ऑक्साइड होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ करना, ठीक है। तो अगर हम कार्बन यूज़ करें तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होगा। हमें वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेंगे, ठीक है। मिलने के बाद इसको क्या करना है, हमें इसको करना है बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए देखो, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन में अगर 2 लगा देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन में 4 कर देता है तो ये हमारा कितना हो गया 4, और हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा 4। तो 4 2 8 12 8 to 10 11 12, हाँ ये 12 हो गया। चलो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। तो ये था रिएक्शन पहला, जो कि एक्शन ऑन नॉन मेटल्स था, ठीक है, नॉन मेटल्स के रिएक्शन था। एक और रिएक्शन होगा सल्फर के साथ, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा कि हाँ, सल्फर को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 एज अ ऑक्सीडाइज एजेंट मिलेगा, और हमें मिलेगा वाटर और NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको भी अगर बैलेंस करने जाए तो हमको फिर यहाँ पर 2 लगाना होगा H2O में, और जब ये 2 हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, 2 2 4। तो अगर इसके आगे 4 लगाते हैं तो इसके आगे 4 लगाना होगा, और ये 4 लगा देंगे तो फिर 6 हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पर हमको 6 लगाना पड़ेगा, 6 होगा ही तो 6 लगा देते हैं ना, और ये 6 हो जाएगा। तो 6 × 2 12 आपका हो गया ऑक्सीजन हो गया। तो भाई यहाँ पर 4 है ना, रुक जा भाई रुक जा, हाँ ये तो हो गया, ये 2 2 4 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, और ये 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 लगा देते, 6 हाइड्रोजन, ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, इस वाले को भी, थर्ड नंबर को भी ध्यान मत दो, इस वाले को अभी 2 नंबर तक ध्यान दो, ठीक है। तो ये था रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, कार्बन और सल्फर को लेकर, क्योंकि ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये थर्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ का ये पहला पॉइंट था, एक्शन ऑन नॉन मेटल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो इसको बुक में ही एक्सप्लेन कर देते हैं, अब और पेपर गंदा नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं बोल रहे, गंदा नहीं करेंगे। जब बुक में दिया हुआ है सेम चीज़ तो क्यों उसमें लिखना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कॉपर है, ठीक है, मेटालिक प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, तो कॉपर को फिर हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। एसिड के साथ रिएक्ट कराने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला अपना ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिला, हमें वाटर मिला, और हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला।
सेम चीज़ है। फिर बैलेंसिंग करना है। अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो अच्छी बात है, बैलेंसिंग कर लोगे। अगर नहीं आता है तो बैलेंसिंग को रट लेना, पर प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि अब तक इस चैप्टर से कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी पढ़ा है सब आएगा एग्जाम में, अब तक पढ़ा है। हाँ, इसके बाद से अब जो है वो कुछ उसमें से सिर्फ अब रिड्यूस होना शुरू होगा इस चैप्टर से। ठीक है, अगर हम जिंक लेके बनाते हैं, ये भी मेटल है, तो सेम हमें वही चीज़ हमें मिलेंगी, बस सी की जगह Zn होने वाला है। ठीक है, बाद बाकी बैलेंसिंग भी वही होगा। आयरन की बात करी जाए तो ठीक है, सिर्फ सी और Zn की जगह Fe होगा, बाद बाकी बैलेंसिंग भी वही होगी। तो मेटलिक ऑक्साइड में कुछ ये होता है। ठीक है, एक्शन ऑन मेटल्स। अब हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, वो तो कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था। हमने कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के मेटलिक रिएक्शंस किए थे। अब मेटल्स रिएक्शन हम करेंगे हॉट डाइल्यूट एसिड पे, तो यहाँ पर कॉपर, जिंक, आयरन फिर से आ जाता है, पर यहाँ पर कुछ चेंजेस है। यहाँ पर चेंजेस है कि हमने हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है, तो हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेने के बाद भी सेम चीज़ फॉर्म होता है, बस जो आपके जो रिएक्शंस है वो आधे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हाफ हो जाते हैं, 50% में हो जाता है। तो इसका जो बैलेंसिंग इक्वेशंस हो गए वो हम आधे पर करेंगे, मतलब हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लास्ट में फॉर्म होगा। ऑलराइट, तो सारे ही ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हमें अब मिल जाएंगे इसके द्वारा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लास्ट में फॉर्म किया गया है, इसीलिए बस यही डिफरेंस है हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो ये फिर 50% में आपका रिएक्शन आ जाएगा, तो जितने भी बैलेंसिंग है उसके आप आधा आधा कर दोगे, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर आंसर है, बस लास्ट वाले में नहीं करना है। ठीक है, बाद बाकी सब में आप मिला लेना, सब कुछ सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सी में लिखा है कि मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एंड निकल बिकम पैसिव इनर्ट व्हेन ट्रीटेड विद प्योर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. It is due to formation of extremely thin layer of insoluble metallic oxide passive which stop reaction. ठीक है, passivity can removed by rubbing by the surface layer can with sandpaper or by treating with strong reducing agent. तो passivity remove हो सकता है आपके सैंड पेपर से रब करने पर सरफेस को, और बाई ट्रीटिंग विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करके भी हम पैसिविटी को रिमूव कर सकते हैं। नोट है, नोट पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है हर बारी की तरह। तो लास्ट डी पॉइंट है, वो दिया है कि वेरी डाइल्यूट। ठीक है, अच्छा, अब वेरी डाइल्यूट में कुछ रिएक्शंस आते हैं। अबाउट 1% एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीज एट रूम टेम्परेचर में जो रिएक्ट होता है, अगर उससे बाहर होगा तो वॉलेटाइल हो जाएगा वो। इसके रिएक्शन में मैग्नीशियम और मैग्नीज को यूज़ किया गया है। तो रिएक्शंस आपकी आंखों के सामने हैं, आपको रिएक्शंस को पढ़ लेना है। और बैलेंसिंग अगर आपको होती है, फिर अगर बैलेंसिंग कर सकते हो, नहीं हो रहा तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा तो आप समझो और उसको बनाना सीखो। अगर बैलेंसिंग नहीं आ रही है तो सीखो, करना सीखो। याद करना हर चीज़ का हल नहीं होता, रटना हाँ। अगर एकदम एग्ज़ाम तक भी अगर आपको याद नहीं होता है तब तो रटना एक बुद्धिमानी वाली बात होगी। तो इस चैप्टर का अब जो लास्ट केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन एज एक्वा रीजन। सो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड व्हेन मिक्स्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिक्स किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो क्या देता है, वो हमें देखता है एक मिक्सचर जिसको हम कहते हैं एक्वा रीजिया, मीनिंग रॉयल वाटर। ठीक है, एक्वा रीजिया देता है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। तो हो गया सब कुछ, सारे केमिकल रिएक्शंस। ये रहा लास्ट रिएक्शंस, ये पार्ट है, ये नहीं आएगा सो काट दो। और रिड्यूस है HNO3 प्लस HCl, बैलेंस करने आता है तो फिर कर लेना, नहीं आता तो याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है इंटेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप श्योर हो कि अब तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो एक बार आंख बंद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना। ठीक है, समझ में आ गया है तो। अगर सॉल्व नहीं होता है तो समझना कि आपको समझ में नहीं आया है। अगर नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखो, वीडियो दोबारा नहीं देखना है तो आप नोट्स को पढ़ो, आपके बुक में जो दिया आपको वही पढ़ो, और उसको पढ़ने के बाद अगर अच्छे से टाइम देकर आप पढ़ोगे तो 110% ये हम लिख कर दे सकते कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा,
एक आध क्वेश्चन होता है टफ है, अपने टीचर से पूछो, अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करो, मेरे को टेलीग्राम में पूछो, कहीं पर भी आपको आंसर मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर केमिस्ट्री के सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए बोलो, वो भी आपको टेलीग्राम में सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड भी करते हैं, तो मैथ्स के, आपका मैथ्स जो मैं पढ़ाता नहीं, फिर भी मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर दे देता हूँ आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने के लायक। फिर बायोलॉजी के भी दे देता हूँ, जो डिमांड करते हैं उनको। आप भी आओ, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप मेरे डिस्क्रिप्शन अबाउट सेक्शन में चैनल के, तो वहाँ से आप लेकर टेलीग्राम पे आप कोई सा भी पूछ लो, क्वेरीज है जो आप पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी वहाँ से पूछ सकते हो, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो कोई भी, अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कोई भी आपको क्वेश्चंस चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए आप वहाँ पर मांग लो, या फिर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में पूछ सकते हो, दोनों ही का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तक सब कुछ हो गया ख़त्म। क्विक रिप्ले देखे तो ऑकरेंस पढ़ लिया हमने, लैब प्रिपरेशन पढ़ लिया, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, हमने पढ़ा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, सारे रिएक्शंस देख लिए, सारे रिएक्शंस कैसे याद करने हैं वो बता दिया। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कि रिड्यूस हो चुका है, तो इसको काट दो यहाँ से, देखो पहले से कटा हुआ है, ठीक है, पिछले साल ही रिड्यूस हो गया था। उसके बाद है टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट्स, तो कुछ सारे टेस्ट हैं यहाँ पर जो कि ये भी नहीं आने वाले, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया पेपर से। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वहाँ पर जाके देख लो, रिड्यूस सिलेबस में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, सब कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। हाँ, पर मेरे को लगता है कि रिएक्शंस रिड्यूस, शायद रिएक्शंस बोल रहे, टेस्ट शायद रिड्यूस नहीं किया। अगर नहीं किया तो कमेंट में कर देना, एक छोटा सा वीडियो बनेगा 5 मिनट का, सारे रिएक्शंस बता देंगे क्या क्या रिएक्शंस है यार। आपके ब्राउन रिंग से टेस्ट है, कितना अच्छा अच्छा रिएक्शंस है। अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा, अगर आ रहा है तो एक बार एक कमेंट कर देना, कोई एक जन भी कमेंट कर देना, बन जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक कमेंट भी कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर देना भाई कि हाँ आपके टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। फिर इफेक्ट्स ऑफ हीट एंड और नाइट्रेट्स, वो भी नहीं आ रहा है, वो भी रिड्यूस्ड है, सब कुछ रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर आपके ऑल अदर नाइट्रेट्स, ये भी रिड्यूस है, सिल्वर एंड मर्क्यूरी नाइट्रेट्स, अमोनियम नाइट्रेट, सब कुछ रिड्यूस है। और इसी के साथ हो गया चैप्टर ख़त्म। चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से तो एक बार उसका टेक्स्ट इन टेक्स्ट और ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है सभी को सॉल्व कर लेना। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आज मैंने पेपर पेन लेकर सब कुछ समझाया, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे।